माननीय प्रोफेसर राजनाथ साई जी, सम्मानित प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर सागर कालरा जी, सहायक प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंद जी, डॉक्टर प्रदीप जी, डॉक्टर अभिनंदन जी, सुंदरा जी, कस्तूरी के पदाधिकारी का मेरे नवीन काव्य संग्रह आवारा साहित्य की चर्चा पर चर्चा में आप सभी के आगमन से मैं हृदय से आभारी हूँ। विद्वान वक्ताओं ने अपने विचार रखे, इसके लिए हृदय की गहराई से उनके प्रति आभारी हूँ। आज का यह अवसर मेरे साहित्यिक जीवन के यादगार क्षणों में से कई विद्वान ये मानते हैं कि जब पुस्तक प्रकाशित होती है तो रचनाकार को पीछे हो जाना चाहिए और पुस्तक को आगे रहना चाहिए। यहाँ भी पुस्तक ही आगे है, लेकिन जो इस पुस्तक पर टिप्पणियाँ विचार रखे गए उन्हें मैंने सहेज लिया है और ताकि भविष्य की जो साहित्यिक मेरी यात्रा होगी उसमें ये मुझे एक नई दृष्टि देगी। आज बोलने का अवसर मिला है, इस अवसर का उपयोग करते हुए मैं इस पुस्तक पर तो नहीं लेकिन अपनी साहित्यिक यात्रा पर बड़ा बहुत बात रखूंगा। सन 1983 के पूर्व कई बार मैंने कविता, कहानी और लेख लिखने का प्रयास किया किंतु नहीं कुछ हो पाया। 83 में मैंने एक पहला लेख लिखा जो उस समय की सर्व प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका साप्ताहिक हिंदुस्तान में आया। उसके बाद से समसामयिक विषयों पर मैं लेख लिखता रहा और वो विशेषता जो प्रतियोगी पत्रिकाएं हैं, जैसे उस समय प्रगति मंजूषा थी, कैपिटल टाइम्स था, उन सब में प्रकाशित होती रही और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित था। एक लेख मैंने उस समय लिखा था धन्य पे, जो दैनिक जनसत्ता में प्रकाशित हुआ। उस समय स्वर्गीय प्रभाष जोशी जी उसके संपादक थे। अभी बड़ा संजोग है कि वो लेख लिखने के बाद जब बधाई और यहाँ मिल रही थी उसी समय मेरी नौकरी लग गई और समसामयिक विषयों पर लिखना बंद हो गया। कहानी मैंने पहली लिखी 2005 में, लेकिन पहला कहानी संग्रह आया पटनारी जिंदगी 2020 में, 15 साल बाद। फिर उसके बाद से 2023 में दूसरा कहानी संग्रह आया था। कुछ लोक कथाएं भी लिखी जो उसमें सारिका में और राष्ट्र में प्रकाशित हुई, लेकिन बहुत कम। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोक कथाओं और कहावतों पर काम करते हुए पुस्तक लिखी थी जिसका जिक्र आपने किया था, काका के कहे किस्से, ये भी वर्ष 2002 में प्रकाशित हुई। पहली कविता मैंने 1986 में लिखी थी। ये कविता उस दिन लिखी गई थी जिस दिन IAS मेंस का रिजल्ट आया था। यहाँ हाल में बैठे जो लोग हैं, अगर उस दौर से गुजरे होंगे जिस दिन रिजल्ट आता है और आप असफल होते हैं तो उस दिन का बेबसी और त्रासदी उस और कई चीज़ें गुजरती हैं। अगर आप लोगों ने हो सकता है कुछ लोग गुजरे हों, उस रात मैंने पहली कविता लिखी अपने को बटोरने के लिए, अपने को खड़ा करने के लिए, क्योंकि मेरा पहला टर्म था IAS में और उसके बाद से 2 टर्म मेरे बचे थे, लेकिन पहली कविता उसके बाद से शुरू हुई और फिर धीरे धीरे कविता लिखते गए और प्रकाशित भी होती रही। और लेकिन पहला काव्य संग्रह आने में 16 साल लग गए। 86 में पहली कविता लिखी थी, 2002 में पहला काव्य संग्रह आया। उसके बाद से बाकी ये छठा काव्य संग्रह है। अब आप हम चाहें न चाहें, लेकिन जो दिक और काल है हमारे मनोभूमि में, मतलब मनोभाव में, रचनाओं में जरूर आ जाता है। तो इसी क्रम में एक बात कभी पर उठती है कि जो लोग राजकीय सेवा में रहते हैं वो समाज से कट जाते हैं, ऐसा एक माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है कि राजकीय नौकरी में आपको कई बार ऐसी विषम और असामान्य परिस्थितियों से गुजरना होता है जिससे सामान्यतः सामान्य आदमी या सुसभ्य आदमी नहीं गुजरता। जैसे उदाहरण के लिए मैं 1-2 उदाहरण दूंगा। जैसे आप बाहर की हैं, 1991 में उत्तरकाशी में भयानक भूकंप आया था और उत्तरकाशी के भटवाड़ी तहसील जो उससे जस्ट ऊपर है, गनकुंड है उत्तर का, वहाँ पे काफी नुकसान हुआ था। अब
ये भी एक इत्तेफाक है कि 91 में अप्रैल में मेरा ज्वाइनिंग हुई नौकरी की, जून में शादी हुई और 20 अक्टूबर को मैं पहुंच गया वहाँ पीड़ितों के राहत कार्य करने के। जहाँ मैं रहता था रोज रात को भूकंप आते थे। अब उस मन स्थिति में आप समझ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर खैर रहा, काम किया। फिर इसी तरह से कोरोना में आया 2020 में। आपको पता है कोरोना में लॉकडाउन हो गया, सारी दुकानें बंद थी, बाजार बंद थे, लेकिन जिस विभाग में कार्यरत था उस विभाग की ये ड्यूटी थी कि सबको राशन उपलब्ध कराया जाए। और जहाँ मैं तैनात था उस मंडल में 1 करोड़ लोग इस सिस्टम से ही राशन प्राप्त कर सकते थे। अब आप कल्पना करिए कि दुकानें बंद हैं, बाहर का कोई आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इस व्यवस्था को जहाँ हम लोग बाकी लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये कह रहे थे कि आप घर के अंदर बंद रहिए, तो वहाँ मैं घूमता रहा अपने पूरे मंडल के जिलों में, दुकानों पर, गांव-गांव गया ताकि वो सामान बढ़ सके। तो ये जो अनुभव है, यथार्थ का, धरातल का जो अनुभव होता है वो कहीं उसकी जगह से नहीं। इसलिए कहा जाता है कि जैसे हम लोगों ने एक्चुअल में आदमी की जिंदगी की आंखों में पीड़ा, बेबसी, हताशा और डर भी देखा है, जो हमारे संवेदना को विस्तार देते हैं। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि करुणा के आधार पर पहली कविता लिखी गई। मैं साहित्य के साथ साथ दर्शन का भी छात्र रहा हूँ, इसके कारण समझता हूँ कि इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसमें एक ही घटना, एक अनुभव या विचार के बारे में एक तरह की राय नहीं व्यक्त करता, क्योंकि उसका संवेदना भिन्न है, अनुभव भिन्न है, परिवेश भिन्न है, आत्मगत चेतना भिन्न है। लेकिन अगर ये जब रचना वस्तुगत जगत में आ जाती है, तब समाज मानकों के आधार पर मूल्यांकन करता है और ऐसे मूल्यांकन से रचनाकार को, जो इसमें मैं अपनी संवेदना को, दृष्टि को खंगालने का अवसर मिलता है। यहाँ पर मुझे अवसर मिला, मैं पुनः एक बार विद्वान अभिवक्ताओं को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। अब काव्य पाठ तो मैं बड़ा कम करता हूँ, लेकिन मैं 2-4 कविताएं पढ़ के अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये प्रथम काव्य संग्रह की एक रचना है। लोग पार कर रहे थे, मैं किनारे पर रुक गया। लोग पार कर रहे थे, मैं किनारे पर रुक गया कि बच्चे खेलते पार कर लें, जवान दौड़ते पार कर लें, ये सहारा लेकर पार कर लें। मैं वक्त बनकर बूढ़ा हो गया, किनारे पर ही खड़ा। एक थोड़ी सी लंबी कविता है, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन है। न जाने क्यों छोटे खेतों की ऊंची मेड़ों पर चलते हुए हथेलियों से गेहूं की बालियों को जब छूता हूँ, सहलाता हूँ, दोहराता हूँ। न जाने क्यों मिट्टी की महक मेरे सांसों में भर जाती है। न जाने क्यों गांव की गलियों में गुल्ली डंडा की तलब लगती है। न जाने क्यों कीचड़ वाली मिट्टी में चिक्के का खेल याद आता है। न जाने क्यों बचपन में सिर पर माँ के हाथों का स्पंदन याद आता है। और अंतिम कविता बस ये इश्क में नदी की है। समय आकर मेरी सांसों में समा गया, समय आकर मेरी सांसों में समा गया, मेरी उंगलियां जिंदगी बुनती रही। एक बार फिर आप सभी विद्वानजनों, महानुभावों के आने के लिए हार्दिक आभार और आशा करता हूँ कि पुस्तक आपसे जोड़ने में कामयाब हो। धन्यवाद और आप सभी को पुनः प्रणाम।